आज हम सेट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम सेट सेकंड है 2024 में ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये हैं। तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस एमसीक्यूज को सिलसिले को आगे करते हुए हम 20 क्वेश्चंस इसमें भी कंप्लीट करेंगे और अच्छे से इसे समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जल से तीक्ष्ण अभिक्रिया करता है, मतलब इसको वाटर से रिएक्शन कराना है, कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तथा ये उष्मा दे रहा है, सम्मोचन करता है। उपरोक्त सूचना में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं CaO ऑक्साइड रिएक्ट विथ द वाटर। तो ये वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब उसके साथ क्या कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इग्नाइट बाय टू द लिबरेशंस ऑफ द हीट, मतलब यहाँ पे क्या दे रहा है? इसके साथ दे रहा है हमारे पास हीट दे रहा है। अब ये कह रहा है कि ये हीट दे रहा है ना, तो ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसमें से इसका आंसर सही कौन है? तो जब भी ये याद रखना है कि जब किसी भी रिएक्शन में हीट देता है ना, तो वो होता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ये है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है। एंडोथर्मिक ये कर जाएगा, ये कर जाएगा। एंडोथर्मिक का मतलब क्या? हीट कम होती है। 2 है। अब यहाँ पे कह रहा है इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन pH ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 7। तो अब pH क्या है? 7 है। तो 7 जो होता है ना, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH है, तो ये तो एसिड है। इसका मतलब pH क्या होगा? pH जो होगी इसकी, ये होगी 7+। कितना होगा? 7+। तब दूसरा लास्ट वाला देखते, इज द एक्सोथर्मिक एंड pH ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर्म्ड इज द मोर देन 7। तो ये जो हमारा आंसर है, आंसर जो D यहाँ पे लिखा हुआ है, यही हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा हमारा D। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इमली का रस, इमली का रस मतलब कि जूस ऑफ द टर्मेराइट टर्न इनटू द ब्लू लिटमस टू द रेड। क्या कर रहा है? वो ब्लू को रेड में चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लू को रेड में चेंज करेंगे ना, इसका मतलब क्या है? वो कि वो है हमारा एसिड। क्या है? एसिड। तो कह रहा है इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एन एसिड इज। तो इसमें कौन सा एसिड है? किसमें? इमली में। तो मेथेनोइक एसिड नहीं, एसिटिक एसिड नहीं है, ऑक्जेलिक एसिड नहीं है। यहाँ पे होगा ना टार्टरिक एसिड। कौन सी एसिड होगी? टार्टरिक एसिड होगी। तो अब ये बताना कि आप जो ये मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? ठीक है, ये आपका एसिड इन बेस जो चैप्टर है उसमें सारे का दिया हुआ है। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताना तो ये किस में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया को चुनिए जिसमें संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। तो कहने का मतलब क्या है? 1 2 सब्सटेंस मिल करके एक सब्सटेंस बनाया, या A B C तीनों मिल करके एक सब्सटेंस बनाया। मतलब कि 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इसमें से बताना है हमें कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इस 4 ऑप्शन में से, ये और ये। तो पहला क्या है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी, ये नहीं है। कोयले का जलना, कोयले को जलाते हैं तो कोयले का जलना, तो कोयला क्या होता है? कार्बन, और जलाते तो ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलके क्या बन गया? CO2। हाँ, तो ये जो हमारा कोयले का जो जलना है, ये हमारा क्या है? आपका है, ये है आपका कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब 3 ये बचिया, ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट,
कितने बच्चे देख रहे हैं सिंसियर है एग्जामिनेशंस के लिए, इन तीनों के रिएक्शंस लिख करके दिखाना कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 3 देना और इसके ना आंसर देना कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे है कि वह कौन सा ऑक्साइड जो कि HCl और प्लस में KOH से अभिक्रिया करके लवण देता है और तथा जल देता है। तो आप यहाँ पे देखो KOH और HCl, ये है हमारा एसिड, ठीक है, और ये हमारा है बेस, ठीक है। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता हो और हमें क्या देता हो वाटर, और उसके बाद देता हो हमें साल्ट, क्या देता हो साल्ट, वाटर एंड साल्ट। तो हमें पता है कि इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक रिएक्शन, एम्फोटेरिक रिएक्शन, ठीक है। और एम्फोटेरिक रिएक्शन या इसको हिंदी में बोलेंगे उभयधर्मी, उभयधर्मी ये होता है। तो उभयधर्मी जो होता है ना, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है ना, ये उभयधर्मी रिएक्शन होता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड ये सारा चीज ये नहीं है। तो हमारा क्या हो जाए Al2O3, काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछने की संभावना है, तो इसे भी आप देख लेना। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रकरणों पर विचार कीजिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस इन द केस विच ऑफ द न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म आर। तो फर्स्ट रिएक्शन ए और सेकेंड बी एंड थर्ड सी एंड डी, इसमें कौन से में ना, इन चारों में से नया प्रोडक्ट बनेगा। तो नया प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखो एक्चुअली में क्या है कि एल्युमिनियम है, यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, और उसके बाद लोहा है, यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे कॉपर है, मैग्नीशियम है और जिंक है। तो आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या जिसको बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो आप ये देखो एल्युमिनियम और कैल्शियम में अभिक्रियाशील ज्यादा कौन है, तो है कैल्शियम। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एल्युमिनियम कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर और आयरन में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो है हमारा ये Fe आयरन। तो ये भी यहाँ पे रिएक्शंस नहीं होगा। तो अब रिएक्शन होगा किसमें, तो रिएक्शन हम देखते हैं। तो रिएक्शन हमारा होगा कैल्शियम और कॉपर। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है ये कैल्शियम कॉपर से ज्यादा है। तो कॉपर को ये धक्का देके हटाएगा और कैल्शियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैल्शियम। तो यहाँ पे बनेगा CaSO4, ये बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करेगा, धक्का देगा जिंक को, जिंक हटेगा और आ जाएगा MgSO4। तो मतलब कि ये रिएक्शन B और D के साथ होगा, B और D। तो कौन सा आंसर है, इसका आंसर D है। कौन सा है, तो D। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया D। तो इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि बेटा रिएक्टिविटी सीरीज तो याद होना ही चाहिए, इसके बगैर केमिस्ट्री मुश्किल है। अगला ये फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के बारे में सही कथन चुनिए। 2H2S और प्लस में SO2, 2H2S प्लस में S, H2S उपचायक तथा SO2 अपचायक। उपचायक अपचायक के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों यहाँ पे हो रहा है। इसलिए में यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइज एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमें देखना है। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम C पे फोकस करें, SO2 ये उपचायक है तथा H2S क्या है, अपचायक है। अब देखो कैसे, SO2 के पास क्या है, ऑक्सीजन है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को दे दिया, इसीलिए ये उपचायक हो गया। मतलब कि जो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है ना, उसको बोलते हैं अपचायक, उपचायक। और जो ऑक्सीजन को ले लेता है उसको बोलते हैं अपचायक। उसी तरह यहाँ पे बोलेंगे SO2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 है, ये कार्बन एंड कंपाउंड से है।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। यह है होमोलोगस सीरीज के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है सभी उत्तरोत्तर मतलब क्रमागत कॉन्सेक्यूटिव सदस्यों के बीच में CH2 का इकाई का अंतर होता है। तो हाँ भाई ये CH2 इकाई का अंतर होता है होमोलोगस सीरीज में। तो यहाँ पे ऑल सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय द CH2 यूनिट, ठीक है। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ता है, वृद्धि होता है, हाँ एकदम सही है। यहाँ पे कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? इंक्रीज होगी। आंसर A एंड B है। A एंड B क्या हो गया? ये हो गया A। लेकिन जो दो क्रमांक सदस्यों के आणविक द्रव्यमान के बीच 16 होता है, गलत है। ये भी C2H2 और C3H4 का एल्काइन श्रेणी का क्रमांक सदस्य नहीं है, ये भी गलत है, ये दोनों गलत है। तो ये दोनों क्या था? सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे दे दिया ह्यूमन हार्ट्स के बारे में दे दिया, तो ये चैप्टर नंबर 5 से है हमारा। एक्चुअली में पुराने वाले बुक्स में 6 होंगे और इसमें 5 होंगे नए वाले में। मानव हृदय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पे कह रहा है मानव हृदय के विषय में, मतलब कि जो हमारा मतलब कि दिल है ना, उसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि क्या सही है इसमें दिल के बारे में। तो हम यहाँ पे देखते हैं दायां आलिंद फुफ्फुस से, फुफ्फुस का मतलब होता है लंग्स, फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? लंग्स। राइट आर्ट्रियम से रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो राइट आर्ट्रियम जो होता है ना, उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं आता है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। तो यहीं पे क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है बायां आलिंद दाएं निलय से ऑक्सीजन रुधिर स्थानांतरित करता है, जो कि इसके शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। तो ये तो बात सही है, ये एकदम करेक्ट बात बोल रहा है। तो बी तो यहाँ पे सही है। उसके बाद सी, तो क्या कह रहा है? लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसफर द ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, विच इन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सही है, ये स्टेटमेंट सही बोला। अब यहाँ पे कह रहा है दायां आलिंद ऊपरी और निचले शरीर से महाशिरा द्वारा ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। अब राइट आर्ट्रियम रिसीव द डीऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू द वेना कावा फ्रॉम द अपर एंड लोअर बॉडी। तो वेना कावा के जरिए क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है, और वो कहाँ पे है? राइट में है। तो ये सही है। तो इसीलिए ये गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा था? ऑक्सीनेटेड ब्लड, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो पहला मतलब बी और सी यहाँ पे क्या है? सही है, बी और सी सही है। अब लास्ट देते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम्स ट्रांसफर द ऑक्सीनेटेड ब्लड टू एरोटा विच द सेंड इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये तो गलत है, ये पहली स्टेटमेंट हमने देख लिया था। तो यहाँ पे बी एंड सी सही है। तो बी एंड सी किस में है? तो सी में है। इसका सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये काफी आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उस ग्रंथि को चुनिए जो मानव शरीर में जोड़े के रूप में नहीं है। मतलब जोड़ा का मतलब क्या होता है? पेयर, नॉट अकर इन पेयर। तो कौन सा पेयर में नहीं है? तो हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, अभी देख लेते हैं अंडाशय। अंडाशय जो ओवरी जिसको बोलते हैं, ये फीमेल में पाया जाता है। तो ये 2 रहता है, ठीक है। एड्रेनलिन्स जो है, मतलब कि ये जो क्या आता है? किडनी पे पाया जाता है। अधिवृक्क ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। दोनों के 2 किडनी है, तो किडनी के ऊपर भी 2, तो ये भी 2 पाया जा रहा है। टेस्टिस, तो ये मेल में होता है। जो विसन होता है, ये भी तो 2 होता है, इस पेयर में होता है। लेकिन जो हमारा पीयूष ग्रंथि है ना, ये नहीं होता है पेयर में, ये सिंगल ही होता है। ये बेचारा क्या होता है? सिंगल होता है। तो इसीलिए जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ए, सॉरी सी नहीं, ए हो जाएगा। तो ए हमारा ये है फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आधे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। मानव श्वसन तंत्र में जब कोई व्यक्ति श्वसन अंदर लेता है, मतलब कि सांस अंदर लेता है, तो पसलियों की स्थिति और डायफ्राम की स्थिति में क्या होती है? पसली का मतलब क्या होता है? कि हमारे सीने के ऊपर जो
में हड्डी वगैरह जो होता है ना, पसली उसे कहते हैं हम। तो उसका क्या होता है, उसके बाद कह रहा है कि डायफ्राम का क्या होता है। डायफ्राम एक्चुअली में क्या होता है ना, ये एक मसल्स का लेयर होता है जो कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट को डिवाइड करता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है पसलियां ऊपर उठती हुई तथा डायफ्राम वक्रित। तो पसलियां तो ऊपर उठती है, लेकिन डायफ्राम जो वक्रित नहीं होता है, ये होता है चिपटा। वक्रित होगा तो फिर तो ये सांस बाहर छोड़ेंगे, तो ये गलत बात है। तो लिफ्टेड टू द रिफ्ट टू कव एम डॉम शेप्ड इन द डायफ्राम, से ये गलत है। ये पहला आधा सही है, आधा गलत है। पसलियां ऊपर उठती हुई तथा डायफ्राम चपटा होता है। हाँ, डायफ्राम चपटा होगा जभी तो एयर जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी पार्ट है इसका एकदम सही है। कह रहा है कि लिफ्टेड रिफ्ट एंड द फ्लैटेंड द डायफ्राम्स, और ये जब मिल ही गया आंसर तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो हमारा बी पार्ट है वो सही हो गया। तो आप यह आंसर दो कि अभी ये क्या बोला कि मानव श्वसन तंत्र में जब कोई व्यक्ति सांस अंदर लेता है तो ये होता है, पसलियां क्या होती है, ऊपर उठती हुई तथा डायफ्राम चपटा होता है। तो अब सांस अंदर नहीं लेना, सांस क्या करना है, छोड़ना है। सांस क्या करना है, छोड़ना है। तो अब बताना क्या होगा, पसलियों का स्थिति क्या होगी और जो हमारा डायफ्राम्स है उसकी स्थिति क्या होगी, ये बताना जल्दी कमेंट बॉक्स में। ये तो और बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया है। नीचे आरेख में दर्शाए गए जीव में अलैंगिक जनन की विधि को बताएं। विखंडन का मतलब होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब टूटना होता है, अलग अलग होता है। बहुविखंडन का मतलब मल्टीपल फ्यूजन्स होता है, बहुत सारी चीजों में टूटना। द्विविखंडन का मतलब होता है कि दो बराबर भाग में टूटना। इसको बोलते हैं मुकुलन या बोलेंगे बडिंग। क्या बोलेंगे, बडिंग है ये हमारा। तो ये हमारा बडिंग है। अब आगे की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी हॉट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत संभावना रहता है। अब यहाँ पे कह रहा है 2 मटर के पौधे के बीच का संकरण कराने का 50% लंबे 50% लंबे पौधे, 50% बौने पौधे प्राप्त हुए। जनक पौधों की जीन संयोजन क्या है। कह रहा है कि जो मतलब कि आधा जो है ना वो छोटा हो गया और आधा क्या हो गया, लंबा हो गया। ठीक है, तो इन सब में से किस में से क्रॉस मैच कराएंगे जो आधा लंबा और आधा छोटा होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हम फर्स्ट का कराते हैं, चलो फर्स्ट का लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ से कैपिटल टी लो और यहाँ से भी कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी। और फिर यहाँ से क्या लेंगे, स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी, फिर यहाँ से स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो इसका मतलब क्या है, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये सारे के सारे क्या हो गए, टॉल हो गए, और ये क्या हो गया, शॉर्ट। तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दोनों जगह कैपिटल है तो होगा ही नहीं। अब इसे सी को क्रॉस मैच करा करके देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ से कैपिटल टी ले लो, यहाँ से स्मॉल टी, ये आ गया। यहाँ से कैपिटल टी ले लो और फिर यहाँ से हम क्या ले लेंगे, स्मॉल टी, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेते हैं स्मॉल टी, फिर यहाँ से लेंगे स्मॉल टी, फिर यहाँ से लेंगे स्मॉल टी। हाँ, तो देखिए जहाँ पे दोनों क्या है स्मॉल आएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट। और यहाँ पे क्या है, एक भी लंबा है तो वो क्या हो जाएगा, टॉल। तो इसका मतलब 2 टॉल हुआ है और 2 शॉर्ट हुआ है। तो 50-50% चांस इसी में बन रहा है, 50-50% चांस इसी में बन रहा है। तो जो हमारा आंसर है ना वो सी सही है, ये सब क्या है, गलत है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हॉट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब 13 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मानव नेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द कंटेस्ट ऑफ द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के बारे में बताना है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि नेत्र गोलक का व्यास जो होता है ना 2.3। तो व्यास का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये आँख है, ये गोलक है,
तो ये जो है ना डिस्टेंस इसका कितना होना चाहिए 2.3 सेंटीमीटर। तो ये रियलिटी में ऐसा है, जो ह्यूमन आई की जो होती है ना वो डायमीटर 2.3 होती है। उसके बाद कहते हैं परितारिका, गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो कि पुतली के साइज को नियंत्रण करता है। रियलिटी बात है। जो आइरिस इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम्स दैट टू द कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल। तो मतलब कि पिपिल्स का साइज से क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हमारा हो गया ए और बी पार्ट यहाँ पे सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन क्रिस्टलीय लेंस करता है। ये एकदम गलत कह रहा है ये। और विभिन्न दूरियों को बिंब को फोकसित करने के लिए रेटिना क्रिस्टलीय लेंस के बीच की दूरी को पक्षमाभी पेशिया लेंस को पतला और मोटा करता है, रेटिना और क्रिस्टलीय को नहीं करता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब ए और बी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ए है आंसर वो सही है। इसका आंसर क्या है, ए सही है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 सार्वसम प्रतिरोध के नेटवर्क जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है 1/5 ओम अधिकतम प्रतिरोध। तो जैसी बात करें ना मैक्सिमम, तो उसको ना सीरीज में जोड़ो RS। तो क्या होता है R1 R2 R3 एंड R4। तो R1 कितना है, तो सब सारा का सारा 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 2 4 1 और 5। इनका एलसीएम 5 1 + 1 + 1 + 1 + 1 2 4 5 5/5 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ओम। तो ये हो गया 1 ओम रेजिस्टेंस। लोएस्ट बोलता तो हम इसको जोड़ते किसमें, पैरेलल में। वेरी गुड। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन उठाया गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। अब देखो क्या कह रहा है, प्रतिरोध R1 रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस R3 वाले 3 प्रतिरोध VI ग्राफ ओम्स का लॉ का ग्राफ है। अध्ययन करके निम्नलिखित का सही विकल्प चुनिए। तो पहला कह रहा है कि जो R1 है रेजिस्टेंस 1 2 3 है, क्या तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल है? तो नहीं, अगर इक्वल रहता तो ये एक ही लाइन में रहता, लेकिन ये क्या है सब अलग अलग लाइन है, तो ये इक्वल हो नहीं सकता। कह रहा है कि R1 की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो अगर R1 की रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता तो ये नीचे रहता, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। R2 की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो R2 की रेजिस्टेंस तो फिर ये नीचे रहता है। जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम होता है, तो ये नीचे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है ना कम हो रही है, और ये ऊपर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ये भी गलत है। तो R3 में ज़्यादा रेजिस्टेंस है, R2 में उससे भी क्या है कम रेजिस्टेंस है, और R1 में उससे भी कम, तो इसीलिए R1 का ग्राफ ऊपर है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो हो रही है, इसमें उससे कम हो रही है, और उससे इससे कम हो रही है। तो आंसर जो हो गया ये आपका सी सही हो गया। अगर इसी में पूछता कि इसे रख देता I1 I2 एंड I3, अब बताना कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो हम क्या लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में I3 ग्रेटर देन I2 और ग्रेटर देन I1। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है ना कि पहले छोटा लिखते हैं, तो सबसे कम जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है किस में हो रही है 3 में, फिर हो रही है 2 में, फिर हो रहा है 1 में। तो आई होप इसको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी धारावाही परिनालिका द्वारा, सोलिनॉइड होता है परिनालिका का मतलब, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित पर किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ द टर्न्स इन द सोलिनॉइड्स। तो टर्न्स पे तो करता है, जितने भी टर्न्स रहेंगे उतना ज़्यादा ही होगा। डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो शॉर्ट ऑफ द इट, डायरेक्शन पे नहीं करता है, तो मतलब कि डायरेक्शन किसी पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये आंसर सही होगा। ये नेगेटिव पूछा है ना,
तो नेगेटिव का भाई क्या है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा। तो बाद बाकी इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मटेरियल होगा इलेक्ट्रिसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि विभिन्न धातुओं की जल तथा तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया भिन्न होती है। तो रियलिटी बात है, अलग अलग जो मेटल्स होते हैं ना, डिफरेंट मेटल्स हैव द डिफरेंट रिएक्टिविटीज वाटर एंड द डाइल्यूट एसिड। एकदम सही बोल रहा है कि अलग अलग मेटल का जो रिएक्शन होता है ना वो अलग होता है, चाहे वो वाटर के साथ हो चाहे वो एसिड के साथ हो। अब यहाँ पे कह रहा है एक्सट्रैक्शंस ऑफ द मेटल्स फ्रॉम टू द इज फ्रॉम द ओर डिपेंड ऑन टू द पोजीशंस इन द रिएक्टिविटी सीरीज। रियलिटी बात है कि किसी धातु का उसके अयस्क के निष्कर्षण उसकी सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करती है। तो मतलब कि अगर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो क्या मिलेगा हमें कि अशुद्धि के रूप में मिलेगा, और जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है वो प्योर में जल्दी मिल जाएगा। तो बात दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, परंतु आर द्वारा एक ही सही व्याख्या नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए आंसर जो है ना हमारा वो बी हो जाएगा। दोनों बात सही कह रहा है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, अलग अलग बातें कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव मादा में लिंग गुणसूत्रों की परिपूर्ण जोड़ा होता है। रियलिटी बात है 23 पेयर होते ही हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि युग्मज में मानव के नर के लिंग गुणसूत्र का योगदान शिशु के लिंग निर्धारण के लिए होता है। तो कह रहा है मानव के नर, तो रियलिटी बात है जो मेल होता है ना, जो बॉय होता है उसमें एक्स वाई होता है और वाई ही डिसाइड करता है कि वो बॉयज होगा। अगर मान लो कि एक्स एक्स और एक्स वाई, ये क्या है वाई, ये क्या है गर्ल, यहाँ से एक्स आया यहाँ से एक्स आया तो फिर क्या बन जाएगा गर्ल बन जाएगा। यहाँ से एक्स आया और यहाँ से वाई आया तो ये क्या बन जाएगा बॉय बन जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए दोनों सही परंतु आर की व्याख्या नहीं करे, तो इसीलिए ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर हम देखते हैं। तो 19 नंबर में ये कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र दूरस्थ बिंब को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो ये सही बात है, सही कह रहा है ये। अब निकट दृष्टि नेत्र चिकित्सक निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए उपयुक्त क्षमता के अभिसारी नहीं अपसारी लेंस का निर्धारण करता है, ये गलत वो कह रहा है। फॉर द करेक्शन ऑफ द मायोपिया कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जेंस नहीं होगा डाइवर्जेंस होगा, अब द अप्रोप्रिएट पावर ऑफ द प्रेस्क्रिप्शंस बाय द आई सर्जन्स। तो ये बात गलत कह रहा है, पहली बात क्या है सही है। तो दोनों सही है, दोनों सही है, एक सही है और आर गलत है, एक सही है आर गलत है, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग एंड एजम्पशंस की और ये हमारे एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी धारावाही तार से प्रवाहित धारा के परिणाम में वृद्धि होता है तो उसके निकट रखी दिक्सूचक की सुई में विक्षोभ में कमी आती है नहीं। जब किसी धारावाही तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होगा तो अगर किसी भी वायर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा बढ़ेगा इसके चारों तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कमी होगा, तो ये गलत है, बढ़ेगा। यहाँ पे लिखता है ना कि सुई में कमी होगी, कमी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। किसी धारावाही चालक के निकट स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो धारा में वृद्धि के साथ बढ़ती है तो ये सही बात है। धारा में अगर इलेक्ट्रिसिटी में अगर वृद्धि करेंगे तो उसमें क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो पहला गलत डी है, इसका आंसर क्या है डी है। ये गलत है परंतु आर सही है। तो आज का जो हमारा सिलसिला है वो समाप्त हुआ। अगर आपको भी थोड़ा सा भी ये लगे कि आपने कुछ